आज हमारे साथ है डॉक्टर फैजल जिन्होंने ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंगम जिन्होंने रिसेंटली प्लैब बन दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप थैंक पास यू होने के थैंक लिए। यू थैंक यू डॉक्टर तो थैंक यू सो मच। जी फैसल भाई, सो मुझे बता सकते हैं आप लाइक क्या लाइक बेसिक क्वेश्चन जब भी प्लैब स्टार्ट करता है कोई भी लाइक क्यों प्लैब आपने सिलेक्ट किया और लाइक यूएसएमएलई क्यों नहीं किया और भी ऑप्शंस हैं लाइक एएमसी, तो आपने प्लैब से क्यों स्टार्ट करना का सोचा? एक्सीलेंट क्वेश्चन क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं खासतौर पे फाइनल ईयर्स में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल में वो इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें यूएसएमएलई प्लैब और एएमसी। तो मैं भी था कंफ्यूज और इनिशियली यूएसएमएलई की जो नंबर वन मेरी रीजन थी पर्सनल रीजन थी वो यूएसएमएलई हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। जी यूएसएमएलई सर सारे एग्जाम वहाँ पे फिर आपको ऑब्जर्वरशिप करना है एक्सेट्रा। ऑल्दो प्लैब कुछ लोगों के लिए प्लैब भी इट्स नॉट चीप ठीक है, लेकिन यूएसएमएलई प्लैब्स लाइक 3 और 4 टाइम एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको ओवरऑल। तो वो नंबर वन जी। रीजन होती है। और नंबर टू रीजन भी एक जो मेजर रीजन होती है यूएसएमएलई के लिए बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, एग्जाम लंबा होता है। और तो कंपैरेटिवली प्लैब बिल्कुल इजी चीज नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यूएसएमएलई से एक लाइटर पाथवे है। तो हम्म। दैट्स व्हाई आई चोज योर प्लैब ओवर यूएसएमएलई फॉर दोस टू रीजन। नंबर वन एक अफोर्डेबिलिटी एंड नंबर टू इज टू मच कंसिस्टेंसी। और मुझे पता था कि मैं आई लूज मोटिवेशन आई मीन कर सकता था, बट किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता जी है। तो वो यूएसएमएलई ये दो वजूहत थी। तो अगर कोई स्टूडेंट है या कोई अभी भी प्लान बना रहा है कि मैं क्या करूं, जी। तो आइडियल जो है ना, आइडियल चीज जो बेस्ट है फॉर 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 मेडिकल ग्रेजुएट फॉर डॉक्टर्स, आइडियल करियर पाथ वो यूएसएमएलई है। तो अगर हम्म। आप बट आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या आप कमिट हो सकते हैं यूएसएमएलई से? और मतलब लोगों को जॉब छोड़नी पड़ती है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में लोग हाउ मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जो इंटर्नशिप होती है हाउस होती है वो भी नहीं करते, वो फुली कमिट होते हैं। ड्यूरिंग मेड स्कूल वो जो है वो स्टेप वन क्लियर कर लेते हैं, स्टेप टू के लिए वो फिर सारा टाइम लगाते हैं, दे डोंट डू एनी जॉब, दे आर जस्ट स्टडीइंग 12 और 14 आवर्स अ डे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पास किया, इट्स वर्थ इट। अगर आप इतनी एफर्ट कर सकते हैं, इतना एक्सपेंस कर सकते हैं, इट्स वर्थ इट बिकॉज़ यूएसएमएलई इज द बेस्ट। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि यूएसएमएलई आपके नहीं है, आप अपना एनालिसिस करके आप अपना पढ़ सकते हैं, अपना एनालिसिस करें आपके आपका ठीक। लेकिन अगर किसी भी वजह से नहीं होता तो देन यू हैव एएमसी, देन यू हैव प्लैब। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये बेस्ट हैं। और जी बेशुमार आजकल जो है वो लोगों को अप्रीहेंशन है यूके में और इवन इवन ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंसी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बट आई थिंक एक बार आप प्लान बना लें तो हर जगह डॉक्टर्स जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग जा रहे हैं रह रहे हैं वहाँ पे, दे आर एस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ, दे आर डूइंग समथिंग। और यूके में भी फ्यूचर है, इट्स नॉट होपलेस टोटली। तो अगर ये समझ नहीं बनता तो एएमसी और प्लैब। अब डिफरेंस है कि एएमसी और प्लैब में वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आई थिंक एएमसी मैंने इसलिए चूज की क्योंकि जब मैंने इस पाथवे में एंटर हो रहा था तो rumor had it, rumor है, but the thing is कि there is saying कि जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल है वहाँ पे आपको मतलब स्पेशलाइजेशन इज नॉट दैट इजी। आप कोर मेडिकल ट्रेनिंग में एंटर होना, वहाँ पे स्पेशलिटी में एंटर होना इज नॉट इजी। और मतलब इट्स नॉट दैट सिक्योर। पे जी बहुत अच्छी है और डेफिनेटली उनकी पे अच्छी है, नॉन ट्रेनिंग जॉब्स हैं। आप जीपी अगर बनना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, बट उनका एग्जाम आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट कंपेयर टू प्लैब। और उसके एग्जाम के सेंटर्स में भी मसला है। आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में तो कोई सेंटर नहीं है बिकॉज आई एम नॉट श्योर जी। इंडिया में इंडिया में होगा आई गेस, या दुबई में होगा, बट आई एम नॉट श्योर। तो एक क्लियर रीजन थी कि प्लैब वन का सेंटर पाकिस्तान में था, अभी से भी प्लैब वन दे सकते हैं। वो लगवा था मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैंने यहाँ पे आके देना पड़ा क्योंकि अब सीट्स का इशू है। बट दैट्स एक रीजन होती है कि आप फ्लो भी देखते हो। हमारी यूनिवर्सिटी में फ्लो ज्यादा था यूएसएमएलई के बाद प्लैब का, तो आप इंस्पायर होते हो अपने सीनियर से। तो आपको ऐसे लगता है कि मतलब इधर स्कोप ज्यादा है। और उन दिनों जब
आज से जी, हम, तो मैं थर्ड फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में था और तब ट्रेंड यही था यूएस और प्लैब का, तो उनसे इंस्पायर होके तो ये फिर डिसाइड किया। तो यस एमएल इज अ गुड ऑप्शन। उसके बाद प्लैब एंड देन आई वुड से प्लैब, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है यूके आने के लिए या तो आपको कोई इनसिक्योरिटी है, देन यू कैन चूज ऑस्ट्रेलिया। तो ये उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, बट टॉप थ्री चॉइसेस आर दिस। अगर आपको फिर भी, आपको पता है कि अगर आपको फिर भी ऑस्ट्रेलिया का माइंड है और आपको एएमसी एग्जाम में नहीं पढ़ना, आप लैब पाथ में मिल जाएं और आपको पता है कि आप एक साल अगर यहाँ पे जीएमसी, अंडर जीएमसी एक साल आप काम कर लें यहाँ पे किसी भी नॉन ट्रेनिंग बेसिक कोर्स पे, यू कैन गेट अ लाइसेंस फॉर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एज वेल। सो जी, तो टू पाथवेज ओपन हो जाते हैं इफ यू डू प्लैब, बट इफ यू डू एएमसी यू हैव जी। ओनली वन पाथ। और आप यूएसएमएल करते हैं तो सारे पाथवे ओपन हो जाता है। आई थिंक यूएस एमएलई यूएसएमएल करते हैं, कर रखे हैं तो यूएस एमएलई यूके से भी करेंगे आप जी, यूके भी आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली। भी जा सकते हैं। अगेन यूएस एमएलई, वही मैं अपने जूनियर्स और अपने स्टूडेंट्स को, मैंने 4 इयर्स जो है मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, मेरे स्टूडेंट भी मेरे से पूछते हैं, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आपके पास यूएस एमएलई करने के लिए कोई हर्डल नहीं है ना, डोंट अवॉइड इफ यू वांट टू सिक्योर। बट जी, अगेन हर, नॉट एवरीवन कैन डू इट, नॉट एवरीवन, जी, सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट पाथवे, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग, हम खुद, हम यूके में हम इसलिए लोग या बैठे हैं, फिर अगर हमें हमें वो अपॉर्चुनिटीज या वो सर्कमस्टांसेस होते तो ऑब्वियसली आई वुड डेफिनेटली चूज यूएसएमएलई ओवर एनीथिंग, लेकिन जी, नॉट नॉट एवरीवन कैन डू इट। बट यस, यूएसएमएलई करें तो आपको जीएमसी एक्सेप्ट कर देता है, आपको बस स्टेप 1 स्टेप 2 पास हो, आप अपना लैंग्वेज टेस्ट करें, एंड देन यू अरे यू और फिर यहाँ पे आ सकते हैं। easily you can go UK आ गए तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, once you get done with the training you can go anywhere in हाँ, the world, accepted। या वंस यू वर्क आफ्टर इवन प्लैब, आप यहाँ पे एक साल काम करें तो यू कैन ऑल्सो गो टू न्यूजीलैंड एज वेल। yeah, वो New भी एक Zealand, नया ऑप्शन खुला है। तो ये सारे exactly, ऑप्शंस खुले हैं हमारे पास। अभी yeah, प्लैब जब भी इंसान चालू करता है तो फर्स्ट हर्डल इज द इंग्लिश एग्जाम। first तो hurdle वो दो आते definitely हैं, language ओईटी test, आता है और एक आईएलटीएस आता है। तो इसमें exactly। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लेना है। हाँ, अभी मैंने दोनों, मैंने तो आईएलटीएस इसलिए दिया था कि वो सस्ता था भाई, वो पहले अटेम्प्ट मतलब वही करते हैं। बहुत अच्छा बट डिसीजन दिया था। आई वॉज ब्रेन वॉश्ड जब मैं, असल में मैंने ओईटी 2 बार मतलब लैंग्वेज टेस्ट 2 बार दिया, क्योंकि बाय ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस कोविड एक्सेट्रा मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने ओईटी दिया। और उन दिनों के ओईटी पाकिस्तान में नहीं होता था, दुबई में होता था, तो आई हैड टू ट्रैवल टू दुबई। वो तो ट्रिप के बहाने मैं चला ही गया दुबई भी, मैंने कहा चलो घूम फिर लेंगे। बट ये एग्जाम ओईटी जो मतलब बताया गया था कि लैंग्वेज टेस्ट है, मतलब 6.5 रिटन नहीं पास हो रहा लोगों का, कुछ लोगों का रीडिंग नहीं हो रहा एक्सेट्रा, और आइल्स में मतलब डिफिकल्ट है, मतलब एक लाइक होकम छोड़ा हुआ था, एक इतना वो पैनिक बनाया हुआ था कि ओईटी सारा मेडिकल ओरिएंटेड है ये वो। तो अगेन फिर मैंने ओईटी चूज किया और हो गया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, जो रिक्वायर्ड बैंड था। आई गॉट ऑल बी इन ऑल फोर ऑफ द ऑल सब टेस्ट ऑफ ओईटी। लेकिन उसके बाद जब मेरा एक्सपायर हुआ, मैंने आके दोबारा जब देना पड़ा, आई डोंट वांट टू, मतलब इट्स लाइक डबल और ट्रिपल फी ऑफ जी, ओईटी कंपेयर टू आईएलटीएस। आईएलटीएस। फिर बैठ के मैंने देखा उस पे, I went to the IELTS website. I looked on some YouTube videos, etc. I understood what exam is. So you need to understand what language exam is. See, हाँ, students, it's not your regular med school exam. असल में हम in touch नहीं रहते. It's not a literature exam as well. They just want you they just want to assess you how are you able to communicate, चाहे वो रीडिंग जी, है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है, सिर्फ वो कम्युनिकेशन देखते हैं। और ये चारों टेस्ट उस वक्त जब हम पहला स्टेप लेते हैं, और उस वक्त हम कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी इंग्लिश में एजुकेशन दी है और क्या मसला है, बट इट इज, आई थिंक इट्स नेसेसरी, इट इज ये इम्पोर्टेंट, खास तौर पे अगर आप यूके आ, यहाँ की जो यू क्या इंग्लिश आ है, रहा है तो या खास तौर पे ये जब आप यहाँ पे काम करते हैं या आप प्लैब वन से निकलते हैं, प्लैब वन पे जब बैठते हैं, तो आपको पता, आपको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स, जो टाइम टाइम हम्म, लिमिट इज की वजह से काफी नहीं, लोग रह जाते हैं। प्लैब टू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, तो इट इज या नेसेसरी। तो डिफरेंस क्या है ओटी और आइल्स में? बेसिक डिफरेंस यही, बेसिक मतलब सिमिलरिटीज क्या है, पर सिमिलरिटीज यही है कि दोनों में वो आपकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं। आइल्स में जी, एक जनरल कम्युनिकेशन है, हाउ आर यू एबल टू कम्युनिकेट, हाउ कैन यू जी, स्पीक इंग्लिश।
अब वो इंग्लिश वो नहीं है जो हम रेगुलर बेशक घर में बात करते हैं, बेशक आपने सारे दिन की अपने अपने अपनी नेटिव कंट्री में बात की, दैट्स नॉट द सेम इंग्लिश। वो इंग्लिश जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपकी एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव स्पीकिंग कैसी है, आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, उसको उसको जो है मतलब लोग कहते हैं हम टीवी सीजन देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी है, बट दैट्स नॉट अबाउट इट। हाउ मच यू कैन प्रोसेस, हाउ मच यू आर डूइंग एक्टिव लिसनिंग, इफ यू आर रीडिंग, यू आर एंजॉयिंग अ बुक, हाउ मच यू आर एक्टिवली रीडिंग। ठीक है, हाउ मच, या तो ये हाउ मच व्हेन यू राइटिंग, आपको एक पैराग्राफ मिला हुआ है, हाउ मच यू कैन इफेक्टिवली राइट। और उसमें भी बहुत सारी मिथ्स हैं कि अगर आपने आयल्स देना है तो आपको कोई बहुत ही हाई क्लास इंग्लिश चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपकी बेसिक ग्रामर स्ट्रांग है, आप वो आपके पास एक अच्छी बेसिक वोकेबलरी है, आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप देख कर सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है कि दोनों कम्युनिकेशन टेस्ट हैं। ओईटी में जी डिफरेंस ये है कि ओईटी के जितने भी सब टेस्ट हैं वो सारे मेडिकल ओरिएंटेड होते हैं। इफ इट इज अ रीडिंग पैराग्राफ तो वो एक रिसर्च होगी, वो कोई आर्टिकल होगा, उसमें से फिर वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। इफ इट इज लिसनिंग तो वो दो डॉक्टर्स की बात हो रही है, डॉक्टर पेशेंट की बात हो रही है, डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट की बात हो रही है, वो अपनी कंप्लेंट्स बता रहे हैं, अपनी सिम्टम्स, साइनस सिम्टम एक्सेट्रा, वो सारी बातें हो रही हैं। और अगर रीडिंग लिसनिंग राइटिंग में भी दे आस्क यू टू राइट अ रेफरल, जो आजकल आप लिखते हैं, आप अपनी हाँ एग्जैक्टली से आपने रेफरल लेटर लिखना है, आपने जीपी को भेजना है, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को भेजना है, नेफ्रोलॉजिस्ट को, वो लिखना होता है। और स्पीकिंग में यू नीड टू काउंसल समवन, आपके सामने पेशेंट होगा या उसका रिलेटिव होगा, जो आप जिस तरह प्लैब 2 में हम स्टार्ट करते हैं, ये चीजें हैं। बस ओईटी में डिफरेंस ये है कि प्लैब 2 से उसमें उन्होंने एक कार्ड दिया था आपको, उस कार्ड पे ये हम्म लिखा होता है कि आपने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स लाइक इन लेमन हम्म टर्म्स, एग्जैक्टली लाइक दैट। So yeah, it, yeah, and IELTS is you can get anything. Read in reading, you can get anything. It could be geopolitical issue. It could be some astronomical article. उसमें लिटरली कुछ भी होता है लाइक, Anything, बट कुछ भी हो आईएलटीएस सकता है। आपको जनरली आई थिंक एकेडमिक देना रहता है। और जब हम्म, मैंने दिया था तो उसमें 2 टाइप के पैराग्राफ्स आते थे। एक इमेज को दिखा के उसको ट्रांसलेट एक करना मैप रहता आ था, जाता है, कोई एंड देन इमेज दिस आ वाज़ जाता है, देन ग्राफ। इट वाज़ लाइक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कि आप एक हम्म, टॉपिक देते हो, उस पे आपको लिखना रहता है। और ओईटी के लिए आपने आपने आईएलटीएस और ओईटी दोनों दिया है या सिर्फ ओईटी दिया दोनों है? दोनों दिए थे। पहले दोनों मैंने दिए। OET दिया था, आई पास, फिर मेरा तो वो हो गया, एक्सपायर हो गया, देन आई गिव IELTS, आई पास एज वेल। अभी रिसेंटली सितंबर में मैंने IELTS दिया कहीं बर्मिंघम में। तो वो अच्छा, अगेन तो इट्स दोनों के प्रिपरेशन में आपको अलग चीज़ कुछ लगा है या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? इट्स नॉट, मैं ये कहूंगा कि दोनों की तैयारी हो सकती है। मतलब अगर अगर आप आइल्स इस वजह से छोड़ रहे हैं कि ओईटी आसान है आइल्स की निस्बत, दैट्स नॉट इट। ओईटी भी फेल होता है लोगों का, ओईटी भी, दोनों या सिमिलर हैं। द ओनली डिफरेंस या इज कि वो जो माइंडसेट है वो डेफिनेटली सबका हो जाता है कि हम 5 साल, मतलब इफ यू आर नॉट अ बुक रीडर, इफ यू आर नॉट used to reading a books or listening podcast etc, other than medicine, आपने कोई बुक नहीं पढ़ी 5 साल, तो वो एक इजी हो जाता है। मतलब व्हेन यू आर वो एंटरिंग एक टू ईज़ी ओईटी हो जाता है, हाँ। प्रिपरेशन, आपका वर्ड्स अंडरस्टैंड, आपको पता होता है जेनेटिक्स की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, पेशेंट जो भी बात, आपको सब कुछ पता होता है। जब आप आइल्स में बैठते जी। हैं और आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि मीटियोर शावर के बारे में बातें हो रही है जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और आपका उस 60 मिनट्स में वो अटेंशन स्पैन उस आर्टिकल से देख के ही आपको गुस्सा आ जाए, तो वो आपका एग्जाम कहाँ पास होगा। तो वो हाँ, अगर आईएलटीएस के स्पीकिंग में जैसे वो लोग जब आपको एक टॉपिक देते हैं और आपको 2 मिनट तक कंटीन्यूअस बात करना रहता है। आई एग्जैक्टली रिमेंबर व्हेन आई वाज़ डूइंग दैट, मेरा 1 मिनट में हो गया था और मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। तो एग्जामिनर बता रही थी मुझे अपनी घड़ी ऐसे कि भाई अभी 2 मिनट है एग्जैक्टली आपको, द और 1 पॉइंट, 1 मिनट में और बोलना है, लेकिन मैं कंटिन्यू। कितना ही बोलूँ इस पे। वो और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, तो इफ यू आर नॉट अ हाँ, गुड, इफ यू थिंक दैट कि आप हर टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको होती या है। और तो आप अपनी नोट्स भी बना लैंग्वेज में सकते। आप लोग बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली इंग्लिश में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब ओईटी की स्पीकिंग में क्या होता है, आपको पता है सामने पेशेंट है, पेशेंट से बात करते आ रहे हैं, बेशक जिस हुँ, लैंग्वेज में बात करते आ रहे हैं, यू कैन ट्रांसलेट। ओईटी, although it is expensive, but it is not easy compared to IELTS, but it is easy to prepare because you are a doctor. या It's easier to या prepare.
I feel like since you have been working like studying since 5 years, आप वो अपनी like पुरानी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते that's ना। why OET becomes much more easier for medical professionals rather than IELTS. हम्म, और हाँ IELTS एक सरदर्द बन जाता है एक टाइम के बाद कि उसका एग्जैक्टली। कॉम्प्रिहेंशन और लिखना वगैरह, एंड बहुत यू हैव बहुत मतलब सम कॉम्प्लेक्स इवन सेंटेंसेस यूज करना, तो उसके एग्जैक्टली अलग पॉइंट्स मिलते हैं। इवन आई और रिमेम्बर दैट के यही जो आप बता रहे हैं लिखना सेंटेंसेस वगैरह, तो उस वक्त यही होता है कि ये लैंग्वेज टेस्ट मतलब मैं अपनी फील्ड का पढ़ लूँ 10 घंटे बैठ के लिए, बट आई हाँ, कैन ज्यादा नॉट। बेटर रहेगा। या एंड ओईटी का मार्किंग सिस्टम और आईएलटीएस का मार्किंग सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। जैसे आईएलटीएस में आपको आई थिंक ओवरऑल 7.5 चाहिए, पर इंडिविजुअली आपको 7 के ऊपर चाहिए। तो वो थोड़ा सा मिनिमम मुश्किल हो जाता है बिकॉज यूजुअली देखा गया है कि राइटिंग और स्पीकिंग में लोगों को 6.5 या 7 मिलता है। या तो किसी और का, लाइक मेरे फ्रेंड्स का जिनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनका रीडिंग या लिसनिंग में कम हो गया है। वैसे ही ओईटी में भी ऐसा कोई इश्यूज आते हैं? ओईटी में टेक्निकली 500 में से मार्क्स होते हैं, और वो उसमें भी उन्होंने ए बी सी डी मतलब 400 से ऊपर हो, 450 से ऊपर हो आपका ए है, फिर बी इस तरह। तो उसमें वो उनका भी मार्किंग क्राइटेरिया इस तरह है कि वो कुछ लोग एक एक दो दो नंबर से भी रहे हैं, 5 5 10 से भी रहे हैं। तो इसमें पॉइंट्स की बजाय ओईटी में मार्क्स आ जाते हैं। बट मोर और लेस सेम कि अगर आपका 350 मिनिमम चाहिए होता है फॉर बी ग्रेड, अगर आपको 340 आ गया तो वो सी हो गया, यू कैन नॉट। आपका ओवरऑल भी गिरेगा, मतलब मिनिमम आपको तो हमें तो बी चाहिए ना डॉक्टर, तो वो हम्म। इट डजेंट मैटर कि वो अगर आपका 6.5 हो जाए तब भी आप रह जाएंगे, आपको 350 के बजाय हम्म। 340 मार्क्स आ जाए आप तब भी रह जाएंगे। तो वो एग्जैक्टली या कैलकुलेशन सेम ही है। जैसे लिसनिंग है उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, इस तरह ओईटी में भी 30 40 जितने भी क्वेश्चन होते हैं। और वो अगर अगर आपके 34 35 है, 33 से ऊपर हो तो आपका 7 या 7.5 बैंड आ जाता है। 33 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो आयल्स में। उसी तरह ओईटी का भी है कि अगर आप कितने हो तो आपके 350 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। सो मोर और लेस इट्स सेम। बाकी इनका क्या फार्मूला है वो तो एग्जामिनर्स को पता है, बट yes, या checking is more or less same. That's not, you have limited number of questions, जितने आप ठीक करेंगे आपका उसमें that's not that impressive कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स। हाँ, जिस तरह आइल्स में जिस तरह ये है कि राइटिंग की जब बात आती है तो टास्क 1 और 2 में डिफरेंस होता है मार्किंग का। टास्क हाँ 2 होता है that उसके हाँ। क्वेश्चन मार्क्स होते हैं numerator। वो आइल्स में है, बट ओईटी में आपने एक ही लेटर लिखना होता है, nothing, no, just one letter that is of अच्छा, 500 marks, that's it। एक ही लेटर लिखना होता है जो 500 मार्क्स पे स्कोर 500 करते हो ना? मार्क्स में एक ही लेटर होता है, वर्ड काउंट एक्सेट्रा। जी। एक ही रेफरेंस लेटर और होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेफरेंस लेटर। आई मीन दैट्स अ डिस्कशन अबाउट ओईटी, लेकिन मतलब एक सिंगल रेफरल, डबल रेफरल, इमरजेंसी, इमीडिएट रेफरल्स, यू नो, जिस तरह रेफरल होता है वो रेफरल ही है। रेफरल सब लोग कर रहे हैं अब यहाँ पे। रूटीन रेफरल, इमीडिएट रेफरल एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें होती आई फील ओईटी के ये जो रेफरल लेटर्स है, जो उनकी लैंग्वेज है, थोड़ा सा प्रिपेयर करती है प्लैब के लिए और फिर हैं। यहाँ पे यूके एग्जैक्टली। में काम करने के लिए। अब हालांकि आईएलटीएस वाली इंग्लिश नहीं कुछ काम करती। मुझे आर्ट्स यहाँ वाले पे इंग्लिश। स्टार्टिंग में डिस्चार्ज लेटर्स लिखने में टाइम जा रहा था, बट लाइक मेरे जो दोस्त है जिन्होंने ओईटी किया था, उन्होंने इसी स्टाइल में डिस्चार्ज लेटर्स और रेफरल लेटर्स एग्जैक्ट लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस थी। तो एक तरीके एग्जैक्टली से पॉजिटिव भी है ओईटी का, ऐसा नहीं है पॉजिटिव कि भी है। नेगेटिव है। हम्म। डेफिनेटली। मतलब ओईटी से आपके दो फायदे हैं। नंबर वन, जब आप स्पीकिंग ओईटी की प्रैक्टिस करते हैं, आपकी प्लैब टू की प्रैक्टिस हो रही होती है, क्योंकि बेसिक हाँ। कोर ओईटी का सेम है। और ये डिस्चार्ज लेटर, रेफरल लेटर, आपको पता है F1 और F2, इवन S1, उन्होंने यहाँ पे आके कितनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो वो सारा कुछ जो है वो इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। और यहाँ पे आप इवन प्लैब टू में भी यू नीड टू स्पीक एंड राइट एवरीथिंग इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, तो समझ आए। जी। डिस्चार्ज लेटर आप लिख रहे हैं, डिस्चार्ज बना रहे हैं, वो भी आता है या बिकॉज़ आई रिमेंबर और मुझे 1 साल, जब मतलब 1 महीना तो इतना ही लगा था कि डिस्चार्ज लेटर कैसे लिखना है, मुझे हम्म, सीखने को टाइम लगा था। हालाँकि जो लोग हम्म, मेरे ओईटी वगैरह करके दोस्त आए थे, उन लोग के लिए ईज़ी पड़ा, उन लोग के लिए काफ़ी इसी ईज़ी को। था वो। तो एक वो ये प्लस पॉइंट आ जाता है उसका। प्लस पॉइंट है, बट नॉट समथिंग के अगर आप इसकी बेस पे हाँ, ओईटी देने बैठ जाए। ओईटी देंगे, हाँ, मैं बस ओके। एक प्लस पॉइंट है उसका। प्लस क्योंकि पॉइंट इट्स है, वेरी प्लस पॉइंट। एक्सपेंसिव। प्लस पॉइंट मल्टीपल है। एक तो ये है कि पोस्ट आपके प्लैब टू से आपकी जॉब में हेल्प होती है, प्लैब टू में हेल्प होती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना आसान होता है, हाँ। आपको उसका ग्रैस्प करना आसान होता है। तो ये दो पॉजिटिव बातें हैं। बट नेगेटिव ये है कि मतलब
इट्स नॉट एक्सपेंसिव बहुत है। इजी, एक्सपेंसिव तो बहुत है। मैं अगेन हाँ। आई वुड रेकमेंड कि आप आईएलटीएस पास कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, जस्ट नीड टू फाइंड राइट मटेरियल एंड राइट सोर्सेज। बहुत सारे, हम्म। आई मीन पाकिस्तान में बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे लोग हैं मिसगाइड करते हैं, कहते हैं इस तरह लिखोगे। हम्म, अब स्टूडेंट्स, हम मेडिकल स्टूडेंट होते हैं खासतौर पे, हमें आदत होती है क्रैमिंग की, हमें आदत होती है उस तरह की ना, कि हमें एक सोर्स मिल जाए, हम उसको उसी स्कैनिंग की सब तरह कुछ कर कॉपी लें, पेस्ट करेंगे। कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये एग्जाम चाहे आइल्स है या प्लैब टू है, इसमें अगर आप कॉपी पेस्ट वाली चीजें करते हैं तो यू गेट फेल। आप हाँ। अगर एग्जामिनर को लग जाना कि ये रटी रटाई चीज दिख रहा है, या ये फ्रेज, वो उस वक्त जो टीचर सिखाते हैं, जो लोकल टीचर सिखाते हैं, उस वक्त तो बड़ी अच्छी लग रही होती है वो फ्रेज, या कि यार वर्ड्स वर्ड क्या इंग्लिश की लाइन सिखाई है हमें, इस तरह की अगर वर्ड लिखेंगे एग्जामिनर, वो नहीं होते। आप सिंपल इंग्लिश में लिख देंगे, अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, जो टास्क अचीवमेंट होती है, जो आयल्स जी। और बहुत आयल्स में 4 सेगमेंट्स होते हैं, टास्क अचीवमेंट, लेक्सिकल रिसोर्सेज एटसेट्रा, वो आप पूरे करते हैं, बेशक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ग्रामर में, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल ग्रामर में भी आप लिख देंगे, मैं करके या इजियर टू द पर्सनल टच जो लोग बोलते हैं ना। पर्सनल टच, हाँ, एक्सीलेंट, या पर्सनल टच बहुत पर्सनल टच इम्पोर्टेंट है। आपने मतलब वहां पूरे के पे पूरे प्लैब जर्नी में पूरे इम्पोर्टेंट प्लैब है। जर्नी, एग्जैक्टली पर्सनल टच आपको अपनी अपनी जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ को मजीद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। डोंट ट्राई न्यू एक्सपेरिमेंटेशन, अवॉइड करें थ्रू आउट प्लैब जर्नी, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो प्लैब वन है। अगर ये डिस्कशन खत्म होती है लैंग्वेज प्लैब वन पे आता है, तो प्लैब वन में भी जो हाँ। आपका स्टडी पाथ पे रहा है 5 साल, ट्राई टू स्टिक टू दैट। प्लैब वन में भी नए एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, देखिए प्लैब वन, प्लैब टू में भी हाँ, यही होता है। डेफिनेटली। तो और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बेशक आप फेसबुक ग्रुप खोल के देख लो या लैब प्रोफेशन ग्रुप खोल के देख लो, दे आर कंफ्यूज इन ईच एंड एवरी स्टेप एंड ईच एंड एवरी जी। पॉइंट daily on their profession, because they don't understand कि 90% जितने भी रिसोर्सेज है ना, दे आर डूइंग दिस मार्केटिंग, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। और हमारी आदत ये होती है, हमारी हम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या नेपाल बांग्लादेश, हमारी आदत ये होती है मेडिकल स्टूडेंट्स की, हमारी कोशिश होती है कि हम वो चीज कर लें जो हमें लगता है एग्जाम में आ सकती है। हमारी हाँ। आदत होती है हम ये बुक से भी पढ़ लें, हमारी एमबीबीएस में हमारी ट्रेनिंग होती है, हम ये यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें, कुछ रह ना जाए। क्योंकि हमें हमने मेडिकल स्कूल में एंटर होना होता है 90-95% मार्क्स लेके, और हमें वही हाँ। हमारी ट्रेनिंग होती है कि भाई ये चीज कंप्लीट करनी है, नहीं तो मेरा एक आधा नंबर कम हो जाएगा। वो हमारी 5-7 साल का जो मेंटेलिटी उसकी है, वो पैर में लेनी होती है। डोंट नीड टू ओवर फ्यूल योरसेल्फ, एक लिमिटेड चीजें हैं। आइल्स की जितनी तैयारी है ठीक है, नो नीड टू लर्न सम वेरी एक्स्ट्रा एफिशिएंट वर्ड्स, जो आपको जो है एफिशिएंट एक्सप्रेस। वर्ड नहीं चाहिए आईएलटीएस में, पर अगर आप मेरा राइटिंग में एक रिकमेंडेशन दूंगा कि ऑनलाइन एक स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो करें जब भी आप राइटिंग में। बाकी एग्जैक्टली, हाँ, वो एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर अगर आपने फॉलो कर लिया जो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस पे बताया गया है, देन यू शुड एटलीस्ट गेट मोर देन 6.5। और फिर आपकी एडिशनल जो 7 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डालते हैं आप, तो फिर वो थोड़ा 7 तक चले जाता है, बेसिक 7 पे। आप डाल सकते हैं, बट थिंग इज कि आप जितने भी, आपकी आपकी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, जितने भी हम्म। हम है, हमारी मदर टंग नहीं है, हमें जितना भी लगे ना कि हमें इंग्लिश आती है, हम फॉर्मली फॉर्मली हम वो चीज, हमें नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रही है या नहीं। अगर आपको हाँ। 100% श्योर हो, यू आर 100% श्योर कि ये मैं फ्रेज यूज कर रहा हूँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ सकते हैं, तो यूज करें बिल्कुल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको आपके सीनियर ने, आपको किसी दोस्त ने, आपको किसी लोकल ट्यूटर ने कह दिया है, जो कि was ये not, वाला वर्ड यूज करो। ये यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करना, वो उसने अपने 10 और स्टूडेंट्स को वही बात कही होती है, और वो फिर जब करते हैं एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर नोस के दिस इज, वो नेगेटिव मार्किंग वो देगा। हाँ, प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म। सो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है प्लैब वन बुक करना। ओह यस। जो बहुत हाँ, बड़ा टास्क है। आपने लाइक वही स्लॉट में बुक किया था जो नवंबर में एक रिलीज होता है, या फिर आपने जो कुछ लोग करते हैं नहीं नहीं, रिफ्रेश करते रहते हैं? मुझे सीट नहीं मिली थी, और मैंने रिफ्रेश किया था, जब जब आप जीएमसी से आपकी आईडी बुक हो गई, आपका टेस्ट एक्सेप्ट हो गया,
उसके बाद ये है कि दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप वेट करें जीएमसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाएं, फेसबुक, एक्स हम्म, एक्सेट्रा, जो हर प्लेटफॉर्म पे वो कहते हैं कि हमने इस स्टेट को रिलीज करनी है, या तो आप वेट कर लें। दूसरी चीज ये हाँ होती है कि आप दिन में, आपकी किस्मत है, आप लॉग इन हो, और लॉगिन होके आप बार बार रिफ्रेश करें और चेक करें, और उसमें उसमें जस्ट मेक श्योर कि जब आप लॉगिन हो रहे हैं, आप एक ही टैब पे ओपन करें हमेशा, अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट। वीपीएन ना चल रहा हो आपका, ठीक है। हाँ आप एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा विंडोज तो नहीं खोले हुए हैं आपने, ठीक है। ट्राई और एंड टू बी ऑन सेफ साइड यूज वन और टू आईपी एड्रेस ओनली। फॉर एग्जांपल, आप अपने वाईफाई से अपने क्या कहते हैं, अपने डाटा, मोबाइल डाटा से एक्सेस करें, नोट, यानी कि आप मल्टीपल आईपी से एड्रेस एक्सेस करें जीएमसी की वेबसाइट को, अगेन वो आपके हाँ अकाउंट लोगों ने। तो ये क्योंकि जब लोगों को बताया जाता है कि आपको इस तरह कैंसर सीट मिल सकती है, तो फिर कहते हैं कि हम ट्राई कर रहे थे, हमारा अकाउंट, आवर अकाउंट गेट्स ब्लॉक। तो वो ये रीजन होती है ब्लॉक होने की, तो ये अवॉइड करें, आप रिफ्रेश करें। तो मैंने यही था कि मैंने नवंबर की सीट लेनी है, क्योंकि आई वांटेड टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो उसमें हाँ मुझे श्योरिटी थी कि यूके में एग्जाम कैंसिल होते हैं, मल्टीपल रीजन होती है, सीट हमेशा कैंसिल होती है। हम्म देर आर लाइक 90% चांस कि आपको यूके में सीट मिल जाती है, लेकिन वो सीट मिलती है आपको महीना, 1.5 मंथ्स बिफोर एग्जाम। क्योंकि जो लास्ट हम्म मंथ होता है उसमें इश्यूज होते हैं। नंबर वन इश्यू होता है, सबको अप्रीहेंशन होती है कि मेरे पास, मेरी तैयारी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, वीजा नहीं हुआ या प्रिपेयर नहीं हुआ, हाँ वीजा नहीं हुआ। अगर आपका आपकी कंट्री से बाहर एग्जाम है तो वीजा नहीं हुआ, कंट्री में एग्जाम है तो समटाइम्स होता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई, और जीएमसी की वो है कि आप 40 या 40 डेज, 45 डेज पहले, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट कुछ एक लिमिट है, टाइम लिमिट, उन दिनों से पहले पहले अगर आप हाँ सीट कैंसिल कर दें, यू गेट फुल रिफंड। तो फिर उस हाँ पॉइंट से जब लोग सोचते हैं कि इट्स बेटर टू गेट अ क्योंकि रिफंड एंड गेट अ लेटर सीट एज कम्पेयर टू वेस्ट ऑल द मनी, तो सीट कैंसिल होती है, एक आपको सीट मिल जाती है। उसके लिए अगर आपको जल्दी है, अगर आप वेट नहीं करना चाहते अगली सीट काउंट होने का, तो मैंने किया था, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपको सीट मिलनी है। और आप आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, आप यूके में तो देर आर बहुत सारे सेंटर हैं, मल्टीपल सिटी, हाँ लाइक सिक्स और सेवन सिटीज सेंटर है एंटायर यूके में, तो यूके में तो मिल जाती है। घूम के भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यूके यूके में आपको मिल जाती है फिर। और अगर इफ यू कैन अफोर्ड, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप प्लैब वन दें यूके, एंड देन डू एन ऑब्जर्वरशिप। आपको 6 मंथ होते हैं ना, आप हाँ डू एन ऑब्जर्व, आप मतलब एक महीना रहे, आप ऑब्जर्वरशिप करें, ठीक है। इट इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, और वो फिर प्लैब टू में भी हेल्प फिर करता है अगर आप प्लैब टू में ऑब्जर्वरशिप काफी हेल्प करता है बिलीव, क्योंकि करें। यहाँ पे प्लैब टू के बाद मैंने ऑब्जर्वरशिप की थी, और आई नोटिस जो स्क्रिप्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स में हम लोग पेशेंट से बात करते हैं। एग्जैक्टली तो आप जो 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 हम टू में जो हमें बोलना होता है वही होता है जो डेली लाइफ में डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व हम्म, करें, आप खुद भी पेशेंट को अप्रोच करके उनसे हिस्ट्री वगैरह लें। आपको एक महीना होता है, मिनिमम 2 या 3 वीक्स की भी करते हैं लोग, बट दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी सीवी स्ट्रांग होती है, सेकंड थिंग इज कि आपका प्लैब 2 में बहुत फायदा होगा इस चीज का। तो हाँ, हम्म, अगर आप यू कैन अफोर्ड तो प्लैब 1 के लिए, और सेकंड थिंग इज के अपनी कंट्री में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान हाँ में थोड़े बहुत डेफिनेटली। सेंटर हैं, आई एम नॉट श्योर इंडिया में कितने हैं, लेकिन दुबई कुछ लोग चले जाते हैं, तो दुबई इज चीपर और पास भी है, तो वहाँ चले जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था, और फिर मेरा पूरा 6 मंथ्स वेस्ट गया, क्योंकि मैंने वो जब रिलीज करते हैं स्लॉट्स, तो मैंने फरवरी का स्लॉट नहीं बुक किया, क्योंकि मुझे मेरे शहर में चाहिए था, मुझे मुंबई में चाहिए था। और इसके चक्कर में एग्जैक्टली, मैंने 6 महीने वेस्ट कर दिए। ये भी रीजन होती है कि लेकिन आई हाँ थिंक आपने जब, बट स्टिल, यस 6 मंथ, तो वो एक होता हम्म, है कि फॉर एग्जांपल उसने पाकिस्तान में मेरा बहुत, पूरा प्लान जर्नी 1 साल डिले कर दिया सो वो है, दैट्स एन इशू। तो वो एक तरह आपको, लेकिन ठीक है, मतलब आप तो, आपका हो गया सब कुछ। अगर आपको मतलब सम ऑफ द ग्रेजुएट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट, दे वांट कि जल्दी हो जाए सब कुछ, तो हाँ एक तो टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपको स्टेट में मिली, जो चीज़ होनी है जिस टाइम पे वो हो जानी है। दूसरी वो चीज़ तो ये है होगा। कि इफ यू वांट कि सब कुछ जल्दी हो जाए, तो कीप एन ओपन माइंड। पहले तो अपनी हम्म कंट्री में मल्टीपल सिटीज में, फिर अपने नेबरिंग कंट्री में, जैसे श्रीलंका भी जा सकते हैं आप, दुबई जा सकते हैं, और फिर अगर हाँ वहां पे नहीं, नेपाल भी जा सकते हैं, वहां पे नहीं तो हाँ यूके में यू विल ऑलवेज गेट अ सीट इन यू हाँ कैंसर।
यूके वीजा में नहीं है मिलता, बेशक। वीजा नहीं मिलता, ट्रैवल इश्यू हो जाते हैं, और वीजा डेफिनेटली देयर, मतलब देयर विल बी ऑलवेज लाइक 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो वीजा अप्लाई करते हैं हम्म, उनको नहीं मिलता प्लैब वन के लिए। और वो एक अलग कहानी है, वीजा अगर अप्लाई करने के लिए वीजा हाँ। गाइडेंस, बट नहीं मिलता। तो वो फिर अगर आप अप्लाई कर दें, आप इफ यू थिंक यू हैव, हम्म तो वो। अगर आप यूके में हैं या यूके में एक दिन के लिए आना अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक इमरजेंसी वीजा भी रहता है, एक दिन में आ जाता है वीजा, लाइक आई थिंक £1000 का रहता है, अगर इफ यू कैन अफोर्ड एंड यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स लैब, तो यू कैन डू दैट, क्योंकि और कहीं पे सीट नहीं यस, मिल रही है, आप अपना 1 साल बचा है और £1000। एग्जैक्टली, यू कैन अर्न £1000 इन अ मंथ, वो आप रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ। हाँ, तो वो, तो अगर एक डेफिनेटली इफ देयर आपके पास ऑप्शन है, तो हम्म आप यूके को, क्योंकि यूके आने के मल्टीपल फायदे हैं। एक तो ये कि आप हम्म एग्जाम भी हो जाएगा, और सेकंड इसके आप ऑब्जर्वरशिप भी कर सकते हैं, थर्ड हम्म डेफिनेटली घूम घूम फिर भी सकते हैं, बट या और आप अगर यूके में ही हो तो आप जल्दी वाला प्लैब 2 का स्लॉट भी बुक कर सकते हो, आपके पास अगर एग्जैक्टली, 6 महीने का वीजा है तो ठीक है। आपको आपको जो है फौरन आप जैसे ही जितने एग्जाम आता है, फौरन आपको फ्लैट, आपको ये टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि फ्लैट वन के बाद हम्म, फिर आप फ्री, अगर आप सिंपल स्टैंडर्ड विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रूट से, अब उसको थ्री थ्री मंथ्स लग जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग में। हाँ। जब आप कहते हैं कि फ्लैट वन के बाद मैं 3 महीने अपनी, जिन लोगों ने खुद को सेल्फ फाइनेंस करना होता है, दे वांट कि मेरी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग हो एक्सेट्रा, ठीक है, तो देयर आर हम्म मल्टीपल मल्टीपल पाथवेज और सर्कमस्टांसेस, कमिंग है। मल्टीपल बात पे, तो आप वो चीज जो है वो फिर आप क्या पता आपको आपका जो पहला वीजा लगा हुआ है उसी में आपके सारे काम हो जाए, ट्रायल वन भी हो जाए। हाँ, एक ही वीजा में सब काम हो जाए, आपके प्लैब 1 प्लैब हम्म, 2 ऑब्जर्वरशिप। तो तो अगर आपके पास, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू हैव एनी रिलेटिव्स, फिर रिलेटिव कोई ना कोई निकल आता है, इफ यू नो समवन, कोई फ्रेंड, कुछ ना कुछ होता है, हाँ, इफ यू नो समवन, इफ यू, क्योंकि यहाँ पे मेन मसला है कि रहने का ही होता रहने है का। ना, आप टिकट वगैरह फिर भी अफोर्ड कर लेते हो, बट यहाँ पे रहना जरा मुश्किल रहने हो का। जाता है, ठीक है, जगह ढूंढना भी, इट गेट्स एक्सपेंसिव अगर आप सारा कुछ खुद कर रहे हो, तो फाइंड समथिंग आप, और अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो अपनी कंट्री में, इस तरह नहीं है कि अगर आप लैब वन अपनी कंट्री में देंगे, लैब टू के लिए बाद में आएंगे, आपने ऑब्जर्वरशिप नहीं की, उस पर जॉब पे इफेक्ट नहीं आया। सम फ्रेंड्स जिन्होंने कोई ऑब्जर्वरशिप नहीं की, कुछ नहीं किया, उनको भी जॉब मिली हुई है, हाँ, जिन्होंने किया उनको डेफिनेटली। भी मिली हुई है। टाइम, इट्स डिफरेंट, बट यू ऑलवेज ट्राई टू मेक things better for बेटर से। yourself and for CV, या try to make things better, तो वो ये options multiple हैं। Yes, yes। अभी नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग प्लैब 1 के लिए प्रिपरेशन करना। तो हम्म। ये आपने कैसे किया था, एंड हाउ वुड यू रिकमेंड अदर्स टू प्रिपेयर ऑनेस्टली, लाइक टाइम फ्रेम बताएंगे। लाइक आए तो मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे तो उसमें तो टाइम ये बताया था कि 3 महीने टाइम, इज इनफ फॉर इट। या टाइम टाइम फ्रेम जो है ना, अगेन फर्स्ट थिंग इज कि जब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, हाउ मच, मतलब आप एक हाँ चीज, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे में अपना कंटेंट तैयार कर लेते हैं, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं 4-5 घंटे। तो आप पहले तो आपको ये चीज अंदाजा लगाना चाहिए कि मैं कि किस तरह पढ़ सकता हूँ, या वो किस तरह पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा। तो द थिंग इज फॉर प्लैब वन, आपके पास मिनिमम टाइम जो है वो 1 मंथ इज, बट द थिंग इज कि आप प्लैब की मिनिमम। तैयारी, जो लोग प्लैब की तैयारी कर रहे हैं, दे आर सम डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब, ठीक है, आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर ऑलवेज डूइंग सम जॉब्स। तो वो एक हाँ महीना, मतलब मैंने 30 डेज की तैयारी की थी, बट आई वाज नॉट डूइंग एनी जॉब टोटली 40 डेज में, मुझे सीधी 40 डेज वाली मिली, बट आई वाजंट डूइंग एनी जॉब, सो मैं पढ़ सकता था, डेली बढ़ सकता था, और एक कमिटमेंट के साथ बढ़ सकता था, 7 to 8, समटाइम्स 10 आवर्स अ डे। बट इफ यू आर डूइंग जॉब तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। अब आपको एनालाइज करना है आपकी जॉब कैसी है, हाउ मच आवर्स यू कैन स्पेंड, तो आइडियली आपके पास 3 मंथ्स होने चाहिए। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, आप घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना आपने, उसका सिर्फ एक काम है स्टडी करना, तो स्टडी, आप इफ एक यू, महीने तक कर सकते हो। आप 1 महीने में कर सकते हो, इफ यू डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ, उसके बाद में आते हैं। बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आखिरी महीने पे ले जाओ सारे बात, और फिर एंड पे बाद में कहोगे भी ये क्या हो गया, 1 महीने में तैयार नहीं हो रहा। 3 मंथ्स हाँ मिनिमम दें आप, 3 to 4 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब। अगर आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है, अब प्लैब प्लैब वन जो दे रहे हैं वो, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है,
मतलब एज लिमिट तो है, बट हर हर एज के लोग दे रहे हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ की हम्म जॉब बहुत हेक्टिक है, कुछ के हम्म बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता, तो तो उनको फिर ज्यादा मिनिमम 6 मंथ दे ट्राई टू लीड टू 6 मंथ, गिव 6 मंथ, क्योंकि उनको दे ओनली हार्डली फाइंड लाइक 3 और 4 आवर्स अ डे, तो उनको शायद 6 मंथ हम्म लगे। तो हाँ तो ये डिपेंड करता है आपके अगेंस्ट सर्कमस्टेंसेस में। अगर आप बिल्कुल यू हैव नथिंग टू डू, जस्ट स्टडी, ठीक है, 1 महीने में हो जाता है। सेकंड थिंग इज, इफ यू, मतलब आपके पास सिंपल एक जॉब है और आपके पास इतना टाइम मिल रहा है, अब आपके दिन में कितना टाइम मिल रहा है, हाउ मेनी आवर्स यू कैन स्पेंड, हाउ मेनी आवर्स यू कैन डेडिकेट टू टू स्टडी फॉर Plab 1. If you can dedicate like minimum 8 to 10 hours a day, you can come and pass it in 30 to 40 days. If you can dedicate, like if you can give 4 to 5 hours a day, all right, then 3 to 4 months are more than enough. And हम्म if you are a person who have hafte mein sirf, you only in a week you can only give like 3 or 4 days to studies, only like 3 or 4, or maximum 3 or 4 hours for studying in your 6 months. All right. अब हाँ दूसरी बात ये है कि अब अब तो लोगों को डेट्स इतनी दूर की मिलती हैं कि मुश्किल से वो मिलते हैं। टाइम हो जाता है, बट अगेन अगर हाँ आपको जल्दी है और आपको लगता है कि आप कैंसर सीट लेना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 3 मंथ की विंडो। एटलीस्ट 3 मंथ का गैप रखें आपकी अब कैंसिल सीट। अब प्रिपरेशन प्रिपरेशन की बात होती है। प्रिपरेशन करने के लिए कोई एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दिए हुए हैं, जीएमसी की वेबसाइट पे है, डाउनलोड देम, अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जाम्स। आपको, आपकी जो है वो, उसमें कोई जो जीएमसी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है एग्जाम का, उसमें इस तरह नहीं है कि आपको जो यूके में प्रेवलेंट है वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं। डेफिनेटली इट्स अ रूल फॉर हाँ एनी एग्जाम। जो हमारे लोकल एग्जाम होते हैं उसमें जो हमारी उन दिनों में ज़्यादा डिजीज हो रही होती है, उसके बारे में भी एग्जाम क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरी चीज़ के नाइस गाइडलाइंस को यहाँ पे, और एनएचएस की अपनी वेबसाइट, नाइस गाइडलाइंस तो नहीं हम एक्सेस कर सकते आउटसाइड यूके, बट हाँ एनएचएस की वेबसाइट पे patient.info पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसमें हाँ से होते हैं। और सेकंड थिंग इज ऑक्सफोर्ड बुक जो है वो, उसमें से जितनी भी उसकी ऑक्सफोर्ड बुक में गाइडलाइंस होती हैं उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब अगेन हम जी। डेफिनेटली नो वन स्टार्ट विद एनएचएस, नो वन स्टार्ट विद नो नो ऑक्सफोर्ड। टॉक्स वी नो, हमें पता है कि देयर आर लाइक, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं प्रिपरेशन बहुत में सारी कि चीजें हो गई बहुत हैं सारी और चीजें होंगी, एंड इट्स नाउ मार्केट। ठीक है, हम यहाँ पे किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि कौन सी चीज को आपको करना चाहिए। मैंने खुद क्या किया था, मैंने प्लेबेबल किया था। जी। आपने क्या किया था? मैंने अच्छा ठीक है, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है प्लैब 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 वन की। मैंने ताव ताव में आके मेडिटेशन लिया था। तो इसका 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है ना, तो फिर मैंने 6 महीने हम्म पहले वैसे भी सिक्स वो मेरी वैसे भी मई की सीट थी और मैंने बुक किया था नवंबर में, तो आई हम्म थॉट कि मैं उससे पढ़ूंगा। फिर उससे थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए, बट फिर वो इतना सारा मटेरियल था, फिर एग्जाम को 3 महीने बचे थे, तो ओ चुपचाप प्लेबेबल डाउनलोड किया और उससे साफ फिर करने लगा। बट मुझे हम्म सबसे ज्यादा आई थिंक मदद किया है, मतलब इवन प्लेबेबल के एमसीक्यू सॉल्व जब करते हैं और सब रॉन्ग 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 आता है, तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्लैब प्लैब कीज आते हैं नोट्स। तो प्लैब फ्लैप कीज की के नोट्स पढ़ता था मैं और फिर प्लेबेबल के एमसीक्यू सॉल्व करता था। एक्सेलेंट और अप्रोच। हाँ, तो वही प्लैब कीज से आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आता है उस टॉपिक का, फिर थोड़े से आप कॉन्फिडेंट होते हो वो एमसीक्यू सॉल्व करने का। और फिर आप जो भी रॉन्ग आता है वो एक बार नोट बना लो कि हाँ भाई ये रॉन्ग आया था। उसमें ऑप्शन भी है आई थिंक वो एप्लीकेशन में कि फ्लैग करने का आपका फ्लैग कौन कर सा दो। रॉन्ग आया था, तो आप वो फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग कर सकते हो आप, बाद में उनको बार बार हाँ, पढ़ सकते हो, और आपको आई नहीं समझ थिंक आएगा। 4 या 5 आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए, तो उसके बाद एक मॉक दे दो कि आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं। क्योंकि आई फील वो सारे करने से अच्छा, एक एक टॉपिक करने से अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक्स थे मॉक्स हैं, प्लेबेबल के, क्योंकि आपकी आपको आपकी पता चलता है कि कितना प्रैक्टिस हो। परसेंटेज आपका इम्प्रूवमेंट हम्म, आया है। हम्म, और एक बार आप देखते हो कि इम्प्रूवमेंट आया तो यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव प्लैब वन। एग्जैक्टली, बट अगेन अगेन इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट फॉर प्लेबल। और आपको जितने भी आप रिसोर्सेज खोलेंगे ना, कुछ में चीजें ज्यादा होंगी। ये प्लैब 1 के कुछ लिए, प्लैब 2 के लिए भी है, ये सबकी मार्केटिंग से है। सबकी है। कुछ में, बट बट बेसलाइन सारे ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ब्लूप्रिंट को देख के
सारे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं कि ये आ सकते हैं। दे आर आ वर्किंग एज अ सकते हैं। डॉक्टर, सम ऑफ देम दे आर वर्किंग एज अ डॉक्टर, दे सी डिसीजेज। तो वो उनको जिस तरह पेशेंट्स आते हैं, जिस तरह से एग्जाम में वही चीज आनी है जिस तरह से यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑल, जो हाँ। मैनेजमेंट होती है, जो गाइडलाइंस है, वो उसी को फॉलो करने कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम बांग्लादेश और नेपाल, यू आप यूके के ग्रेजुएट नहीं है। नहीं ठीक है। है, उन्हें अगर आप 180 क्वेश्चंस उठा गए, अब आपने एग्जाम दे दिया तो आपको पता है, अगर आप 180 क्वेश्चंस उठाएं, उसमें से जो पासिंग पासिंग जो मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 113 14 या 120 क्वेश्चन, दे आर लाइक कॉमन सेंस, कि आप सेफ डॉक्टर हैं, हाँ। आपका पेशेंट आ रहा है, आप एबीसी कर रहे हैं पहले या नहीं, आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके पास हाँ। पेशेंट, आपके पास डी ब्लड प्रेशर हुआ, आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं या आप उसका ऊपर है कि क्या चीज ठीक कर रहे हैं, आप यू आर अ सेफ या डॉक्टर, यू हैव कॉमन ये सेंस, कॉमन सेंस। you know first second step, what is the first step, what is the second step, what is the third, you know what is the gold standard, एक्सरे कब करना है, कब नहीं करना, सीटी स्कैन कब करना है, कौन सी चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है, किडनी स्टोन्स के लिए आपको क्या सीटी स्कैन करना होता है। ठीक है, लेकिन अब एक्यूट इमरजेंसी में, एक्यूट एब्डोमेन है, सबसे पहले क्या करना है, यू शुड नो कि अल्ट्रासाउंड करना है, ऑल द सीटी स्कैन इज गोल्ड स्टैंडर्ड, बट ट्राई टू, तो वो आपकी ये सारी बेसिक। बेसिक बातें हैं, ये आपको मैट्रिविया नहीं सिखाने वाली है आपको, मतलब होंगी उसमें सारी चीजें होंगे लिखी हुई हैं उसमें ऑब्वियसली, फॉर्म्स। नोट्स नोट, ये आपको प्लेबेबल में भी मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी, प्रैक्टिस में मिलेंगी, बट यू एट जब आप एग्जाम देने बैठे हुए हैं, तो यू शुड बी a safe doctor, वो यही चीज असेस कर रहे हैं, and you should know what are the basic steps, आपकी बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है, आपको पता है कि ये जो है मतलब स्टेप पे क्या करना है, निमोथोरेक्स हो गया, इमरजेंसी है, किस वजह से निमोथोरेक्स हो रहा है, क्या है, गाइडलाइंस आर सेम, जो टेस्ट एग्जाम है वो गाइडलाइंस आर सेम, वो हर जितने भी प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवा रहे हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग नाइस गाइडलाइन, एनएचएस वेबसाइट एंड पेशेंट डॉट इन्फो। तो आपको कोई भी रेकमेंड करता है कि आप ये चीज पढ़ें, आप वो चीज कर लें, आपको बेशक आपको आप, हाँ। बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, थिंग इज आई के थिंक स्टूडेंट्स। सारे एप्लीकेशंस का, इवन मेड का एक एग्जाम्पल वाला वो लोग फ्री ट्रायल जैसा कुछ करते हैं 2-3 दिन का, तो एक बार वो देख लो, अगर आपको वो पढ़ देख के लें, आपको वो जम देख रहा लें, है क्या, एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली जम रहा है तो चुपचाप जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें बेशक। एग्जैक्टली आप, और एक चीज पकड़ें, मतलब एमसीक्यूज पे पाथवे, एक 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 आप सब्सक्रिप्शन लें एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म की, और एक आप हम्म। सब्सक्रिप्शन लें जिसमें थ्योरेटिकल बातें हैं, लाइक प्लैब कीज। आई एम हाँ। नॉट श्योर प्लैब कीज के अलावा, वो मैंने तो प्लैब मुझे कीज करना। की थी डेफिनेटली। उसमें ये होता है कि उसमें अगेन प्लैब कीज हिट आवर बेसिक माइंडसेट, हमें बुक्स पढ़ने की आदत होती है, हम अपने वो हाँ। 5 साल जो होते हैं हमने, rather than starting from MCQs book, we start from basic textbook, वो Guyton and Hall, anatomy की books etc. We read हाँ। in between lines, और वो हम सारे डिटेल पढ़ते हैं, तो वो जब एक, ऑल्दो अप्लाई की में बहुत सारे डिटेल्स में नहीं होता, लेकिन एक जब आपको एक उसमें मिल जाता है ना, बुक फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, एक स्लाइड बनी हुई है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो हाँ। आपको आपको अपना नॉलेज itself रिवाइज करने में आसान होती है, अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसानी होती है, और आप वो भी पढ़ लेते हो फिर बाद में, क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यूज बेस में, एमसीक्यूज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, याद तो आपको करनी पड़नी है, आपको आपको जो है एसीएस प्रोटोकॉल पूरा याद करना पड़ेगा, वो एक एक जगह पे जब आपको मिल जाता है तो वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, तो प्लैब की इसका ही फायदा है। और एग्जैक्टली जब आपने बात की कि अगर आप प्लैब की टाइप कोई भी मटेरियल प्लैब की itself, वो पहले पढ़ लें, याद कर लें, और उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज करें जिस भी प्लेटफॉर्म के, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म प्लेबेबल के आप एमसीक्यू, तो वो आपको आसान होते हैं, आपको एमसीक्यूज इंटरप्रेट करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये दो हाँ। आप अपनी अपनी इसमें से अपनी तैयारी में सिर्फ दो चीजों पे, जो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, दो चीजों पे होल्ड रखें, एक तो वो चीज जिसमें थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है, लाइक लैब चीज, और आई एम नॉट श्योर देयर इज एनी अदर्स, और एक एमसीक्यूज। अब ये नहीं कि देयर आर स्टूडेंट्स और करते भी हैं, उनका पास भी हो जाता है, बट समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज, दे आर डूइंग प्लेबेबल, दे आर डूइंग मैट्रिवियम, दे आर डूइंग एनी अदर, तो क्योंकि हमारी मेंटालिटी होती है हम सब कुछ कर लें, हाँ। हम सब कुछ कर कुछ लें, लोगों का ऐसा ही अब रहता है। कुछ रह ना जाए, वी वांट, यू डोंट वांट 180, यू, आपको एक साल एक दो बार। ऑलमोस्ट आपको कितना अर्सा हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स काम करते हुए हो गया, आपने हाँ। इंटरव्यूज दिए होंगे, कोई ऐसा बंदा पूरे यूके में, इज देयर एनी इंडिविजुअल हु हैज एवर आस्क्ड यू हाउ मेनी स्कोर डिड यू गेट इन,
नहीं or यार, Plab. भूल जाते हैं यार, सब Doesn't लोग अपने matter. स्कोर No भूल जाते हैं one एक बार cares. परसेंटेज No one cares. If you are passing on the passing marks of 116 or 113, nobody cares. So don't. But obviously, you should always try to uh, achieve aim for higher marks. I mean, हाँ, टू aim बी for ऑन द your सेफर साइड to be on ऑनेस्टली। the same. Always try to. But ये सोच के I if I won't do any other platform, I might feel that this is wrong. Just हम्म, stick to resources. Be confident in them. या चाहे resources में वही बात होगी कि number one एक theory और number two MCQs. That's it. And या revise them again. रिवाइज में मैंने किया। The key to pass Plab one is revision and your mocks. आप mock की practice करें. Try या to limit yourself. अगर आप अगर आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं क्योंकि आप पेपर पे नहीं, एग्जाम पेपर बेस्ड है, आप ऑनलाइन हाँ, मॉक मैं दे रहे हैं, ट्राई ये टू लिमिट थर्ड पॉइंट पे योरसेल्फ। आने वाला था मैं। टाइम एग्जैक्टली, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट 90%। अगर आप किसी से पूछ लेना फेल फेल होने के रीजन, तो वो यही बताएगा प्लैब वन में ही और शी कुडंट सारे एबल क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए। टाइम मैनेज नहीं कर, बिकॉज समटाइम्स स्टेटमेंट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, and that's where हाँ, you're hired, that's where you're reading, that's where your skimming and scanning skills work. या Some आप you just focus on clincher, find the no need to हाँ, overcomplicate yourself. वो वही जो बाकी आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की बेसिस इंस्टिंक्ट वही है जो मुझे तो आप ऐसा ही लगता है जितने भी मेरे एमसीक्यूज मिस हुए हैं ना, मैं थोड़ा जिस भी एमसीक्यू को ओवर थिंक किया है ना, तो उसमें एक मिस हो जाता है। हो जाते बिकॉज हैं। हम You have लोग just को 60 seconds एमसीक्यूज bro. हम लोग को 4 एमसीक्यूज की आदत रहती है, यहाँ पे 5 डाल देते हैं और लास्ट के 2 हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। एक्चुअली फिफ्थ ऑप्शन पे डाल देते हैं और वो एबीसीडी का भी वो होता है एक इन फ्रंट ऑफ हाँ, बी एंड सी डी, तो वो भी वो मसला है। तो प्रैक्टिस करने पे आपको आता है। तो प्रैक्टिस, यू नीड टू मैं तो प्रैक्टिस। सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लेबेबल के जब आपके 15 मॉक्स एक बार हो जाए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम वापस मॉक्स दे रहे जाओ, तो आप वो पेपर ओएमआर शीट पे पेपर प्रैक्टिस करो। पेपर पे एंड कोर्स हर सब्सक्रिप्शन के अलग मॉक्स भी होते हैं और हाँ, वो मॉक्स वो डिफिकल्ट बनाते हैं, बट जस्ट यूज देम हम्म, फॉर टाइम मैनेजमेंट। इसमें काफियों का स्कोर कम आता है and they think कि उनकी तैयारी नहीं है, जस्ट यूज दैट फॉर टाइम हम्म, मैनेजमेंट। स्कोर उसका बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि हम्म, एग्जाम एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हाँ, uh, लगता है। टाइम दूसरे मैनेजमेंट, इसके आगे। time and obviously there will always be some new questions, some new knowledge, all right, वो हम्म, आपको but पासिंग क्राइटेरिया में उन्होंने क्वेश्चंस पासिंग मार्क इतने रखे होते हैं कि हम्म, एक डॉक्टर, he is a safe doctor and he has basic understanding of each and everything, he or she is able to pass हाँ, that exam। तो उन्होंने वो रखे होते हैं न्यू क्वेश्चन डेफिनेटली। ये तो हर एग्जाम का रूल है, they always try to एंड improve। मार्किंग सिस्टम इज आल्सो लाइक डिफरेंट फॉर प्लैब अदर देन लाइक दूसरे। इसमें ऐसा रहता है कि इतना मिनिमम स्कोर आना चाहिए। यहाँ पे आप जितने भी कैंडिडेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स दे ऑल रहे हैं, वो, हाँ उनका उन एवरेज निकाल के एवरेज फिर निकल, उससे तो ये उससे कुछ मार्क्स ज्यादा आने चाहिए आपके बेसिकली। यस सो इट यस डिपेंड्स। एग्जैक्टली इफ यू द नेवर काफी लोग ऐसा एग्जैक्टली हो जाता है कि वो एकदम निराश हो जाते हैं, उन्होंने प्लैब दिया और वो एग्जाम खराब गया, एकदम टफ क्वेश्चंस आए थे, बट वो और पर जब रिजल्ट आए तो पास हो गए। तो ये पास हो कैसे गए। होता है? क्योंकि द एग्जाम वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, सो द एग्जैक्टली पासिंग मार्क वाज लोअर एंड यू स्कोर्ड हायर देन द एवरेज। सो दैट्स इट। कंपैरेटिव सेम गोस मार्किंग फॉर होती है, प्लैब टू। हम्म, कंपैरेटिव मार्किंग होती है एग्जैक्टली। और हाँ, उसमें प्लैब टू में भी और तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं होती बात आपको। नहीं है। सम पीपल वेस्ट टाइम आफ्टर काउंट करने में एग्जाम, मैंने इतने क्वेश्चन ठीक किए, इतने गलत किए, इफ इट सेटिस्फाइज यू यू हम्म। कैन, बट डोंट डिस्कस इन ऑन पब्लिक फोरम, ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। बट यस, हाँ, इफ यू पर्सनली जो है वो आप, समटाइम्स पीपल मैसेज मी कि इतने सवाल ठीक में पास हो सकते हैं, हम कैन वी पास गेट पास और नॉट, यू नेवर नो, इट डिपेंड्स अपॉन दी all all performers around the globe। उस कितनों दिन। ने वो क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन, दे आर इवन दे टेस्ट the marking is based on the individual question कि ये क्वेश्चन हाँ, कितने लोगों का ठीक हुआ। you no one can guess what their marking criteria is, what system they are using। the thing is आप एग्जाम में जाएं, कॉन्फिडेंट रहें, कंप्लीट ऑल द या क्वेश्चंस, stick to the मेक basics, श्योर यू कंप्लीट ऑल द stick क्वेश्चंस। stick to the blueprints of GMC। और हाँ वो जो मेन चीज रहेगी, if you have time,
if you think you have time and you want to do more, तो आप अपनी तैयारी को improve करने के लिए go to NHS, go to nice guidelines, or take help from हम्म, Oxford guidelines. Don't overpopulate your brain with extra MCQs, या extra material which are not official. So if अगर आपने अपने दो हाँ, प्लेटफॉर्म्स पे तैयारी कर ली है और आप चाहते हैं कि मैं अब और एक्स्ट्रा करूँ और अच्छा करूँ, then use the help of Oxford books, patient.info and NHS websites. They और have enough material. एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 5 सेकंड के अंदर एमसीक्यू का आंसर चमक नहीं रहा है ना, जैसे कुछ का कैलकुलेशन वाले होते हैं, उसमें Leave इफ it. यू आर स्पेंडिंग मोर देन 5 सेकंड, जस्ट लीव It's इट एंड गो टू द not नेक्स्ट एमसीक्यू, क्योंकि not फिर worth it. आपके पास टाइम नहीं रहता है। एंड Not जस्ट worth मार्क it. वट एवर यू फील राइट, Exactly. ऑनेस्टली, Not. बिकॉज हर एक सेकंड कीमती होता है। You can come back later if you have या the यू okay. कैन। If you think you will be able to. I finished the exam 10 minutes before the finishing time, and I left 4 or 5 MCQs, which were totally confusing. मैं को बाद में जाके और उन्होंने मुझे बाद में भी उतना ही कंफ्यूज किया, ये नहीं कि मैंने बाद में उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, अब you have 1 minute for one MCQ, अब I had 10 minutes for 5 MCQs, and those 5 वो 2 मिनट में भी मेरे से नहीं हो पा रहे थे, हाँ, तो नहीं होते ये, and it's totally okay. It's totally okay. You cannot do 100%. You are not required to do 100%. या You can try to do अब उनकी बेस मैं पे कंफ्यूज होके पूरा एग्जाम खराब करना, ये तो आई थिंक सिंस आवर चाइल्डहुड हमें सिखाया जाता है कि एक क्वेश्चन की उस पे आप डोंट गेट हाँ, डिसअपॉइंट, कंप्लीट द पेपर। हाँ, और मैं तो ये बोलूँगा, मेरा तो अलग ही एक्सपीरियंस था, वो कट टू कट चल रहा था। एक एमसीक्यू यहाँ पे 1 मिनट बचा है। मेरे 30 एमसीक्यूज बचे थे और मेरे लास्ट के 10 या 15 मिनट्स थे, तो मैं टाइम मैनेजमेंट में एकदम बकवास था। तो फिर इवेंचुअली जो ऐसा फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये वाला राइट रहेगा, ये वाला राइट रहेगा, ये वाला राइट रहेगा, वो जल्दी जल्दी मार्क करके एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया। The good thing about Plab was is no negative marking, so you never नो know। नेगेटिव और मार्किंग, जनरली जो आपकी गट फीलिंग रहती है वो सही रहती है किसी भी एमसीक्यू के बारे नो में। नेगेटिव मार्किंग, नो हार्म इफ यू डू रॉन्ग, जस्ट अटेम्प्ट। तो ये चीज मैं कहने लगा था कि जो आपको फर्स्ट फेज होता है ना एग्जाम का, try to get maximum number of questions done in that phase, which is first 90 minutes. The total is हम्म, 180 minutes. The first 90 minutes of then try to get at least get 100 or 110 MCQ, or even हम्म, 100 are enough. तो आप यू कैन आपको आप बाद में फिर आपको टाइम लग जाता है पूरा पूरा, बट एक इंटरनल आप उस वक्त जो आपको 3 घंटे है ना, आपको नहीं पता चलना टाइम टाइम कैसे गुजरा, टाइम इज लाइक, हाँ, तो वो आपका उस टाइम पे हर मोमेंट पे अपना कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो मैटर करता है। हाँ, यू आर हाँ, कॉन्फिडेंट ऑन डर दिस डर ऑप्शन, डर डर करने लगता एग्जैक्टली। है। अगर आपको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना कि 90 मिनट्स में आई हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन, वो आप अगले 90 क्वेश्चन, अगले जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो कोई नया सवाल भी आ जाता है, नया क्वेश्चन भी आ जाता है, कुछ कोई चीज आ जाती है, आप वो कर लेते हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, है, ये नई चीज है, क्योंकि आपने 5 साल आपने मेडिसिन पढ़ी है सारी, आपने आपने आप लोगों ने इंटर्नशिप अपने कंट्री में जॉब्स कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, यू नो एवरीथिंग, बस बस आपको यूटिलाइज करना है अपना ब्रेन एक ऑर्गेनाइज और फंक्शनल मैनर में, दैट्स इट। तो नंबर वन जो मेन रीजन जितने भी बताते हैं, जितने भी मेरे अपने दोस्त और कोलीग्स जूनियर सीनियर इनसे पूछा है फेलियर की, वो यही कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। समटाइम्स स्टेटमेंट्स वो समटाइम दे गेट पैनिक कुछ स्टेटमेंट्स देख के, समटाइम कोई नई चीज देख के दे गेट पैनिक, दे हैवंट हर्ड इट अबाउट इन देयर लाइफ। तो, तो वो टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली टाइम वन मैनेजमेंट, और इम्पोर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी? टाइम मैनेजमेंट आएगी अगर आपने मोस्टली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। टाइम मैनेजमेंट हम्म, आएगी अगर आपने जो है वो रिवीजन ज्यादा की होंगी, अगर आप कॉन्फिडेंट हम्म, होंगे, आपको अपना फॉर एग्जांपल एसीएस प्रोटोकॉल एंड यू नो किस टाइप पे कौन सी मेडिसिन देनी है, यू नो कितने आवर्स में कौन सी इंटरवेंशन करनी है, यू कैन रिकॉल दैट इन एन इंस्टेंट, यू कैन डेफिनेटली हम्म। कंप्लीट दैट एमसीक्यूज। यू नो आपने कौन सा फ्लूइड कब देना है, कैसे और देना है, डेफिनेटली क्लिंचर इज एक्चुअली अ थिंग। क्लेंचर्स, और जैसे जस्ट आपको रीड करते हो ना वो सेंटेंस, आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा आंसर, सीधे मार्क इस करके निकलोगे। डोंट हैव एग्जैक्टली टू वेस्ट मच मोर टाइम ऑन दैट एमसीक्यू। और उसमें और कुछ होता भी नहीं है, अगर आप टाइम वेस्ट भी कर लो ना, अगर आपको हाँ, नहीं टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नहीं आ रहा होता
100% उसको साइड पे कर दूंगा। वही मैंने एग्जाम्पल दी ना, जो मुझे नहीं आ रहा था, अगर मैं उस पर पहले 5 5 मिनट वेस्ट होता तो मेरे बहुत सारे सवाल वेस्ट हो सकते थे। आई हम्म। लेफ्ट देम फॉर द एंड, और वो बाद में भी नहीं मेरे से हुए, बट आई डोंट केयर। मुझे कॉन्फिडेंस था या कि मेरे इतने सवाल हो गए होंगे कि होपफुली इट विल गेट मी थ्रू, तो आई वो। थिंक फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन आई अंडरस्टैंड दैट लाइक अगर आपके पास 3 महीने हैं, सपोज किसी के पास भी 3 महीने हैं एग्जाम के पहले, तो फर्स्ट 2 महीने में वो सब्जेक्ट को पढ़े और मॉक्स की रिवीजन करे, और 1 महीना डेडिकेशन रिवाइज और अपना टाइम मैनेजमेंट पे डेवलप करे In an ideal scenario, yes, if you can do इन it, एन आइडिया सिनेरियो। give बट at ये least revision के आप 1 महीना, minimum two हम्म weeks, give give it at least आपकी अपनी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, या जो भी जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, at least 3 times you हम्म should revise. That's या it. वो At least बात three है, times, थ्री टाइम्स। and it is doable. It's not या difficult. एटलीस्ट आप 3 टाइम्स करते तो यू कैन एटलीस्ट सेटिस्फाई कि मैंने सब कुछ Um, दे दिया अपना इस पे, और फिर अगर exactly. पास हुआ तो फिर वो है, I mean, अदरवाइज तो वो कट yeah, ऑफ ही बढ़ जाता है कभी कभार, यू कैन नॉट डू it's एनीथिंग विद definitely it's not like आपकी basic प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ मेडिसिन के आप इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है कि आपने आप you cannot do revision. You can do revision if you limit your material. I mean, obviously, if you get दैट। complicated yourself, you want to make give a lot of money to take all the subscriptions that exist, which are coaching Plab one, then you will be confused, because आपने आपने ये फेस किया प्लेटफॉर्म में, जो जितने भी प्लेब वन के प्लेटफॉर्म में बातें हो रही होती हैं, एंड दे फाइट कि मैं इस सब्सक्रिप्शन में तो इसका आंसर इस तरह लिखा हुआ है, इसमें तो इसका आंसर इस तरह, एंड गेट कंफ्यूज। प्लेब की में तो ये लिखा हुआ है, प्लेब में तो ये लिखा हुआ है, मेट्रिवियन में तो वो विच वन वी शुड फॉलो। You should follow nice guideline. You should follow NHS. Everything is in front of. And you can open nice guideline outside UK, but you can NHS website. You can follow patient.info. You can follow Oxford books. You can buy Oxford books from your local store, and you will find your answers there, and it will be easier to. Um, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्टेड आंसर फॉर सम एमसीक्यूज की इसमें ये always नहीं है because उसमें वो नहीं because है। definite because definitely no one knows what actual questions are asked in the exam. So yes, and डेफिनेटली द but स्टाइल ऑफ एमसीक्यूज वुड बी सेम, बट लाइक क्वेश्चन मटेरियल विल बी try डिफरेंट। इज देयर एनीथिंग एल्स? avoid confusion. Obviously, मेरे mind में भी है कि ये अगर will I be able to pass it अगर मैं सिर्फ ये चीज कर रहा हूँ, and sometimes I am not doing that topic, I'm not doing this, I'm not doing that. Will I be able to? वो एक apprehension जरूर होती है, and I avoided हाँ। that. uh, I've my friends and everyone who has already passed there, they told me, because once you get through the exam फिर आपको वो आसान ही लगता है ना। Obviously जो सुन रहा है वो कहेगा भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे मुश्किल लग रहा है, और हमें तो हाँ। डेफिनेटली अब आसान लगता है, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, हर बंदे को इस तरह होता है कि नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, तो आई विल फॉरगेट एवरीथिंग ऑन द एग्जाम। हाँ, मैं यू आर एग्जाम डूइंग देने के बाद सब भूल जाते हो। आई एम डूइंग मॉक, और मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने पढ़ा भी था। अगर मेरे साथ मॉक में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ एग्जाम टाइम में, आई फील लाइक आई विल फॉरगेट द मोस्ट हाँ। कॉमन ऑफ एवरी स्टूडेंट, द मोस्ट कॉमन इशू ऑफ एवरी स्टूडेंट। आई फील लाइक व्हेन आई सिट इन द एग्जाम आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। ये मेरा होता है। तो जितनी भी आपकी स्ट्रेस इंड्यूस चीजें होती हैं, ऑब्वियसली एग्जाम के जैसे जैसे करीब आता है, आपको हर तरह के ख्याल आते हैं, और वो चीजें बढ़ जाती हैं, इंक्रीज आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, but try to control yourself and stay confident. तो ये चीजें हैं। तो मैं सबसे कहता था कि अपने दोस्तों से जब भी कहता था, I feel like I will forget this, I feel like ये इस तरह नहीं आएगा, ये किसी और तरह से आ जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा सेक्टर। So avoid those. Of course, you can only do preparation up to a limit, and हाँ। there is no such good thing as over preparation, especially for these competitive exam. क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड मोर टॉपिक्स और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गए, एंड इफ यू हैव स्ट्रेंथेंड योर टाइम सेविंग, इफ यू हैव स्ट्रेंथेंड योर टाइम मैनेजमेंट, if you have strengthened your reading skill, if you have strengthened your clincher, your ability to grasp clincher and go to the management and diagnosis, तो उनका फायदा नहीं कि आपके वो क्वेश्चन मिस हो गए एंड पे, if you miss 40 questions rather than
perfectioning 130, 140 questions. That is Yeah, a realistic failure. I think that's Avoid sort of true about life as well. life as well. Avoid Definitely. avoid all those things जो आपके जितनी भी doubts डाल रहे हैं आपके mind में और Hmm. fear of failure डाल रहे हैं etc. Avoid that and be confident and you will get through. Yeah. So one thing I would recommend everybody after passing Plab 1 is to do their epic verification, Oh yes, definitely. After you have क्योंकि वो enough बहुत time, लंबा just टाइम लगाता है कभी-कभार। exactly.